हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएसआरटी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम आप ये बोल सकते हो कि आर्द्र भूमि में वेटलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सबके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, बिकॉज उसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है और याद रहती नहीं है चीजें। वो है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, या रामसर उसको बोलते हैं हम। तो उसके बारे में आज हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। हर जो भी चीज उसके करंट अफेयर्स में आई है और मतलब जो भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया में कितनी साइट्स हैं, तो हम वो सारी साइट्स देखेंगे भी। और हम ओरिजिनली जो रामसर की आप देखोगे वेबसाइट है, वहां से चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके पहले, क्योंकि हमारी क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो मैं पिछली क्लास का आपको होमवर्क पूछती हूँ कि आपने उसमें क्या किया है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अभी उसमें आंसर नहीं दिया है। और हो भी सकता है क्योंकि आपके पास लोड भी ज़्यादा होगा। तो इस क्लास का और आप देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए कि पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको जो होमवर्क में दिए गए थे, इस क्लास में मैं आपको नया होमवर्क नहीं दूंगी, ये समझते हुए कि ऑलरेडी रामसर कन्वेंशन में इतना कुछ है याद करने के लिए, तो मैं आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगी, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास के जो भी होमवर्क है वो आप प्लीज थोड़ा सा आज टाइम लेके जरूर करिएगा, ओके। तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है, आप ये मान के चलो कि वेटलैंड्स पे आर्द्र भूमि में, जो अपन बोलते हैं ना, सबसे पुराना कन्वेंशन, सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, जिसने आर्द्र भूमि की महत्ता को समझा, जिसने आर्द्र भूमि की ना ही महत्ता को समझा लेकिन दूसरों को समझाने की कोशिश करी। इसने जो अपने देश होते हैं, इसकी जो मतलब जो इसके मेंबर्स होते हैं वो देश होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, मेक्सिको हो गया। तो जो देश होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, जो बेसिकली खुद से चाहते हैं कि हम इस कन्वेंशन का हिस्सा बने, हम इस कन्वेंशन को फॉलो करें, ताकि हमारे यहाँ पे जो भी आर्द्र भूमि है, अगर हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया अब ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आएगी, कि अब ये रामसर साइट कहलाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उनपे भी एक प्रेशर बनता है इनको मेंटेन करके रखने का, इनको प्रोटेक्ट करके रखने का, इनको कंजर्व करके रखने का, इनका संरक्षण करने का। समझ में आ रहा है? तो ये आप देखोगे रामसर कन्वेंशन का कहीं ना कहीं महत्ता है कि जो कंट्री आप देखोगे इस कन्वेंशन के अंदर आ जाती है, जो अपने आप को इस कन्वेंशन के अंदर लागू करवाना चाहती है, ठीक है, वो बेसिकली फिर आगे क्या होता है कि जो साइट आपने बोली है कि भाई ये रामसर साइट है, अब चूंकि सिर्फ उस पर आपके देश की ही नहीं, आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे फायदा होता है कि भैया जो मतलब आपका जो साइट है, ठीक है, अगर उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था या उसका डिग्रेडेशन हो रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, थम जाता है, ठीक है। आपको जवाब देना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि ये साइट ढंग से मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है ना। तो जहां आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, वहां पे आप देखोगे चीजें अपने आप ही सुधरने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रामसर कन्वेंशन है क्या या रामसर कन्वेंशन है क्या, तो रामसर कन्वेंशन कुछ नहीं, बल्कि आप एक बोलोगे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करी गई एक ट्रीटी है, जिसके अंदर हम आर्द्र भूमि का संरक्षण और साथ में उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज करने को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं आप इस तरीके से उसका उपयोग कराओ, जिसको हम लोग सतत उपयोग बोलते हैं ना, कि जिसमें आज की जो जनरेशन है उसका तो जो नीड्स है वो तो पूरा हो ही, साथ में ऐसा नहीं हो कि आप उसमें उस तरीके से उसका नष्ट कर दो कि फ्यूचर जनरेशन वहां से कुछ निकाल ना पाए। तो उसको बोलते हैं हम सतत तरीके से किसी चीज को उपयोग करना, कि आज और आगे आने वाली जनरेशन दोनों का आप बेसिकली अपने जहन में थोड़ा सा मतलब याद रखो कि भैया हमें इस तरीके से इन चीजों को यूज करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स पे है। ये 1971 2 फरवरी को बेसिकली साइन किया गया था, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग 2 फरवरी को हर साल एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आर्द्र भूमि दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछी जाती है, वो ये है कि ये रामसर क्या है, मतलब आपने आर्द्र भूमि में कन्वेंशन बनाया है, उसमें ये रामसर क्या है। देखो रामसर बेसिकली आप देखोगे तो एक सिटी का नाम है, जैसे अपने यहाँ पे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब सिटीज है ना, मुंबई, चेन्नई, वैसे आप देखोगे रामसर भी एक सिटी है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये बेसिकली कौन से देश में है, ईरान में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा आपका कैस्पियन सी दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है वो आपको। तो ये कैस्पियन सी में नीचे की साइड पे जो कंट्री है, जो देश है बेसिकली जो उससे जुड़ता हुआ है, वो है आपका ईरान, ठीक है। अब ईरान में आप देखोगे कैस्पियन सी जो है ना, उस सी से लगती हुई एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। तो इस रामसर सिटी में आप देखोगे सारे देश मिले थे, उन लोगों ने 2 फरवरी को ये साइन किया था
और इसीलिए आप देखोगे इस कन्वेंशन का नाम क्या पड़ गया, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ाया था कि भैया रामसर कन्वेंशन में, ठीक है, जो भी आपके वेटलैंड्स होते हैं वो एक सिद्धांत फॉलो करते हैं, वो एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइज यूज। ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से यूज करना है कि वो सस्टेनेबल हो, वो आज के लिए भी रहे और आगे आने वाले कल के लिए भी रहे। आपको इस तरीके से यूज करना है कि आपको आपकी जरूरत का सामान भी मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका कैरेक्टर भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा नष्ट करके आ गए। ठीक है, अब आपके मन में जो सवाल आना चाहिए वो ये है कि मैम हमें ऐसी क्या जरूरत हो गई कि हमें वेटलैंड्स पे एक कन्वेंशन लाने की जरूरत पड़ गई। जैसे हम बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज पे हमारे पास जलवायु परिवर्तन पे एक कन्वेंशन है, तो क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हाथ से ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और हमारे हाथ से बाहर निकल गया। वैसे आप देखोगे कि लगभग लगभग पिछले 100 सालों में ही 64% से ज्यादा जो अपनी आर्द्र भूमि थी, वेटलैंड्स थी, वो उनका विनाश हो चुका है, वो नष्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो बची कुची 36% है, ठीक है, वो भी नहीं रहेंगी तो हमें कितनी सारी, जो याद है इकोसिस्टम सर्विसेज मैंने आपको बताया था जो वेटलैंड्स देते हैं, वो पूरी तरीके पूरी चली जाएंगी, है ना। तो ये जो बची कुची है उनको बचाने के लिए, उनका ढंग से संरक्षण करने के लिए ऐसे कन्वेंशन की हमें जरूरत पड़ी, जहां पे देश आके बेसिकली डिसाइड करें कि भैया हमारे यहाँ से ये साइट्स है जिनको हम रामसर साइट घोषित करते हैं और इनका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं तो रामसर कन्वेंशन में आप देखोगे कौन कौन से वेटलैंड्स आते हैं। तो इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर नेचुरल भी आएंगे, आर्टिफिशियल भी आएंगे, यानी प्राकृतिक भी आएंगे, कृत्रिम भी आएंगे। इसके अंदर परमानेंट वाले भी आएंगे और इसके अंदर टेम्पररी वाले, जो कई बार आप देखोगे ना फ्लड प्लेन्स वगैरह जो रिवर के थ्रू बन जाते हैं, वो भी आ जाएंगे। इसमें खड़ा हुआ पानी, लेक्स का, झील्स का, वो सब भी आएगा। इसमें बहता हुआ फ्लोइंग वाटर जो होता है रिवर, नदी का, वो भी आएगा। इसमें फ्रेश वाटर भी आएगा, साफ पानी, और इसमें सॉल्टी और ब्रैकिश वाटर भी आएंगे। ठीक है, मतलब जो वेटलैंड्स इन पानी से बनते हैं। फिर वैसे ही इसमें बॉक्स भी आ जाएंगे, इसमें फैन भी आएंगे, इसमें मार्शेस भी आएंगे और इसमें स्वॉम्प्स भी आएंगे। और इसके बारे में मैंने आपसे डिफरेंशिएशन पूछा था कि बॉक्स और फैंस में क्या अंतर होता है, आपके मार्शी और स्वॉम्पी एरियाज में क्या अंतर होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये क्लास ऑफ दे दी है कि भैया आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लीज जो पुराना होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और ये सारी चीजें तो है ही भैया, कि मतलब आप बोल रहे हो ये सारी जो आर्द्र भूमि है या वेटलैंड्स है, इनको तो हम रामसर कन्वेंशन के अंदर ले ही रहे हैं, मतलब वेटलैंड्स की डेफिनेशन में। लेकिन साथ में आपको हमेशा याद रखना है कि जो पानी का लेवल है वो लो टाइड पे आपके 6 मीटर से कम होना चाहिए। अगर उसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा है तो वो रामसर कन्वेंशन के अंदर आर्द्र भूमि की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि भैया कौन कौन से वेटलैंड्स है जो रामसर कन्वेंशन में आ सकते हैं? स्वैम्प, मार्श, पीट, बॉग, ये सब तो मैंने बोल दिया। उसके अलावा आपके लेक्स, रिवर्स बता दिया, एस्चुरीज, डेल्टाज, मड फ्लैट, सॉल्ट पैन, टाइडल फ्लैट्स, ये सारी चीजें, मैंग्रोव्स, कोरल, ठीक है, कोस्टल एरियाज, ये सब भी आएंगे। तो ये सब तो आपके प्राकृतिक वाले हो गए। अगर आर्टिफिशियल में देखोगे तो आपके एक्वाकल्चर वाले जो पॉन्ड्स होते हैं, पिसिकल्चर वाले जो पॉन्ड्स होते हैं, आपकी राइस की जो खेती होती है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है ना, आपके बांध वगैरह हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, तो वो भी सब आप देखोगे रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया में अभी तो चलो 75 साइट्स हैं जो आपकी रामसर के अंदर आती है, जिनको हम लोग रामसर साइट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले आपको पता है कि सिर्फ 2 थी, फिर 4 थी, फिर ऐसे कर करके अभी 75 हुई है। तो कोई तो क्राइटेरिया होता होगा ना, कोई तो बेसिकली आप देखोगे उसका कारक होगा या उसका कारण होगा कि भैया इसको हम रामसर घोषित कर रहे हैं और इसको हम रामसर के अंदर नहीं ले जा रहे हैं। तो ऐसे आप देखोगे एक्चुअली कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ऐसे होते हैं 9 क्राइटेरियाज। ठीक है, इन 9 क्राइटेरियाज के आधार पर ही आप ये बोलते हो कि कोई साइट रामसर साइट कहला सकती है, कहलाने के लायक है भी या नहीं है। वैसे तो मैंने आपको ये 9 क्राइटेरिया यहाँ पे लिख के दिए हैं, लेकिन मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके पढ़ाऊंगी, ताकि आपको ये 9 क्राइटेरिया अच्छी तरीके से क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो आपके 9 क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे? देखो, सबसे पहले आता है आपका एक एरिया बेस्ड क्राइटेरिया। एरिया बेस्ड क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि भैया आप जिस इलाके को रामसर साइट का दर्जा दिलवाना चाहते हो, वो जो इलाका है या तो वो बहुत ही रेयर है या यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत ही मतलब अद्भुत, अनोखा अपने आप में एक एग्जाम्पल है, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक वेटलैंड का या आर्द्र भूमि का, मतलब वो एरिया ही अपने आप में आप देखोगे यूनिक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्राइटेरिया। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका प्रजाति का क्राइटेरिया। प्रजाति यानी स्पीशीज का क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, 3 चीजें हैं। ठीक है, 3 चीजें क्या हो गई कि भैया या तो आपका जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, वो किसी थ्रेटन्ड स्पीशीज जो नहीं होती हैं,
जो आप देखोगे कि जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे खतरे के घंटी खतरे के अंदर है, तो आप उन स्पीशीज को, उन प्रजातियों को होस्ट करते हो। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है कि भैया आप ऐसी कोई पॉपुलेशन को, एनिमल्स को या चाहे प्लांट्स को सपोर्ट करते हो जो उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको गायब कर दिया तो आपकी जो बाकी जैव विविधता है वो भी हिल जाएगी। तो ये हो गया आपका तीसरा क्राइटेरिया। चौथा है कि आप कोई ऐसे जीव जंतुओं को, प्लांट्स, एनिमल्स की स्पीशीज को सपोर्ट कर रहे हो ऐसी स्टेज में जो उनके लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब या तो जब वो पैदा हो रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, नर्सरी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप देखोगे आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो, आपके जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, वो सपोर्ट कर रही है प्लांट्स एनिमल्स को, तो वहां पे, या फिर आप उनको रेफ्यूज दे रहे हो कि भैया वो पूरे दुनिया भर में कहीं नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ आके वो लोग अपनी सर्दियां काट के चले जाते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है, तो वैसा वाला भी अगर कुछ हो तो भी आप देखोगे आप रामसर में घोषित किए जा सकते हो। तो प्रजातियों की अगर मैं कहूँ, स्पीशीज की अगर मैं कहूँ, तो इसमें 3 क्राइटेरिया हो गए। ठीक है, पहला कि आप कोई थ्रेटेंड प्रजाति को होस्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी जो रेफ्यूजी है या फिर क्रिटिकल स्टेज पे है, या फिर जो उस पूरे इलाके की जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है कि आप या तो 20,000 से ज्यादा, ठीक है, जो अपनी वाटर बर्ड्स नहीं होती हैं, जो पानी में रहती हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, या फिर छठवा है कि आप बेसिकली किसी एक पॉपुलेशन की जो सब स्पीशीज होती है, भाई प्रजाति हो गई, उसकी भी कोई सब प्रजाति हो गई, उसमें कोई पॉपुलेशन हो गई, तो आप उस पॉपुलेशन के 1%, मतलब अगर पूरे विश्व में उसके 2 लाख मतलब प्रजाति के अंदर 2 लाख अगर बर्ड्स हैं, तो उसका 1%, तो 1% कितना हो जाएगा आपका 2,000। तो आप 2,000 बर्ड्स को अपने यहाँ पे होस्ट करते हो। ठीक है, तो वो आप देखोगे आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक स्लाइड में 6 क्राइटेरिया बता दिए, एक बार वापस देखो, 3 और बचे हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 6 क्राइटेरिया कौन कौन से हो गए? एक तो कि आपका जो वेटलैंड का एरिया है, जो आर्द्र भूमि का एरिया है, वो ही अपने आप में बहुत यूनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है। दूसरा है कि आप 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करते हो। तीसरा, आप 1% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उस एक प्रजाति की, उस एक सब स्पीशीज की, उसको होस्ट करते हो। फिर चौथा और पांचवा छठवा, ये प्रजातियों के ऊपर था, या तो थ्रेटन कैटेगरी की प्रजाति है, या रिफ्यूज ले लिया, क्रिटिकल स्टेज पे है, या फिर वो बाकी जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए आपके 6 क्राइटेरिया। अब बचते हैं आपके 3 और में क्या आ जाएगा? एक आता है आपका मछली के ऊपर, फिश के ऊपर। ठीक है, फिश में बेसिकली आपके 2 क्राइटेरिया हैं। एक कि भैया आपका जो वेटलैंड है वो सोर्स है, ठीक है, खाने का फिश के लिए, या फिर वो नर्सरी ग्राउंड है या माइग्रेशन ग्राउंड है बेसिकली किसी फिश या फिर दूसरे बेसिकली प्रजातियों के लिए, तो हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 7वां। ठीक है, 8वां है कि आपके यहाँ पे कोई फिश की प्रजाति या उसकी सब स्पीशीज है, छोटी सी पॉपुलेशन या फैमिली इंडिजीनियस है, मतलब वो सिर्फ वहीं पाई जाती है और कहीं पाई नहीं जाती। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे गोल्डन महशी नाम की एक फिश होती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आप देखोगे ऑरेंज गोल्डन हो गया, ऑरेंज वाला हो गया, गोल्डन हो गया, ये एक पर्टिकुलर नदियों में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो वैसी जगहों को भी आप रामसर के अंदर डेजिग्नेट कर सकते हो। तो ये आपका 8वां क्राइटेरिया हो गया। और फिर आपका बचता है बस एक 9वां क्राइटेरिया कि भैया आप अगर जो अपनी नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज होती है, मतलब एनिमल की वो प्रजातियां जो उड़ नहीं सकती, जो नॉन एवियन होती है, उसकी अगर आप 1% पॉपुलेशन को होस्ट करते हो। ठीक है, अभी अगर पॉपुलेशन 20,000 है तो उसका 1% 200 हो जाएगा, अगर यही पॉपुलेशन 2 लाख है तो उसका 1% 2,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका टोटल कितना भी हो, अगर आप उसका 1% नॉन एवियन वाले का अपने यहाँ पे होस्ट करते हो, तो भी उस हम वेटलैंड को रामसर के अंदर घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली कुछ क्राइटेरिया हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंदर बता रखे हैं कि कल को कोई भी देश अगर अपनी किसी भी वेटलैंड को, किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर का दर्जा देना चाहता है, तो इन 9 में से कोई क्राइटेरिया में वो फिट बैठेगा। ठीक है, तब उसको रामसर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 9 क्राइटेरिया है, देखो आपका एरिया ही वैसा है, स्पीशीज आपकी थ्रेटन एंडेंजर्ड है, ठीक है, या फिर दूसरों के लिए एसेंशियल है, या प्रोटेक्शन रिफ्यूज वगैरह देती है, 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है, 1% से ज्यादा वाटर बर्ड्स हैं, फिर इंडिजीनियस फिश है जो वहीं पाई जाती है, या फिर आप स्प्रॉनिंग नर्सरी ग्राउंड वगैरह हो दूसरे फिशेस का, या फिर आप देखोगे सोर्स हो खाने पीने का, रिक्रिएशन का दूसरी मछलियों का। ठीक है, तो ये आप देखोगे आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके रामसर कन्वेंशन के वो 9 क्राइटेरिया हैं जो कहीं ना कहीं आपको यूज करने पड़ते हैं, इसमें से कहीं फिट बैठोगे तो ही आपकी कोई वेटलैंड या आर्द्र भूमि को रामसर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है,
अब आता है, मैंने आपको बताया कि रामसर नाम का एक कन्वेंशन है, ठीक है। अब इस कन्वेंशन में जो देश होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो दो देश इसमें हिस्सा लेते हैं, जब वो मिलते हैं, चीजों को डिसाइड करते हैं, साथ में मीटिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और जो पार्टीज इसमें हिस्सा ले रहे, जो मेंबर नेशन इसमें हिस्सा लेते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ठीक है। ये कॉप जो होता है, ये बेसिकली सब मिलते हैं साथ में, यही आप देखोगे डिसीजन लेते हैं, यही आप देखोगे पास करते हैं, बताते हैं कि किस साइड को हम लोग रामसर का दर्जा देंगे, और उनपे निगरानी बनाए रखते हैं। अब होता क्या है, ये जो मीटिंग होती है, ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा है ना कि हर साल हम रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स ऐड नहीं करते हैं, हम किसी गैप के बाद ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर नाम भेज भी दे तो भी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को बेसिकली अग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रामसर कहलाने के लायक है, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया में फिट बैठती है, ठीक है। तो ये मीटिंग्स जो होती है, ये कब होती है, जो प्रॉपर अपनी कॉन्फ्रेंसेस होती है, कब होती है, ये हर 3 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो 2012 में, फिर 15 में, फिर 18 में, अब 21 में होने वाली थी लेकिन ये हुई नहीं। अब ये 2022 में 3 से 17 नवंबर के बीच में हुई थी, वुहान में, चाइना में, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि 2022 की मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपके वुहान और चाइना में, ठीक है। तो हर 3-3 साल के गैप पे हो रही है और हर अलग अलग सिटी में होती है। जैसे आप देखोगे जो 2012 में हुई थी, उस वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी थी, 11वीं, और कहाँ पे हुई थी, वो रोमानिया में। 12वीं वाली कहाँ हुई थी, यूरुग्वे में। 13वीं वाली कहाँ हुई थी, यूएई यानी दुबई में, ठीक है। और जो 2022 वाली है वो कहाँ पे हो जाएगी, COP 14, वो बेसिकली आपकी वुहान चाइना में, ठीक है। अब आप मेरी बात पे तो विश्वास करोगे नहीं, तो मैंने क्या करा है, 1 मिनट, हम चलेंगे गूगल बाबा की तरफ। तो यहाँ पे देखो, हाँ, ये देखो COP 14 के बारे में बताया है कि कैसे वो वुहान में हुआ है। और COP 14 के बारे में यहाँ पे देखो आप, 5 से 13 नवंबर 2022, इस COP 14 जो हुई थी, बेसिकली इसका थीम क्या था कि वेटलैंड्स का क्या एक्शन होना चाहिए लोगों के लिए और नेचर के लिए, ठीक है। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसे आप रामसर कन्वेंशन जब टाइप करते हो गूगल में, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ramsar.org से ही निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ओके। वैसे एक आपका होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप नहीं तो यहाँ पे टाइप कर सकते, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो कि इंडिया ने मतलब जो भी था हमने ऐड करे 75 साइट्स, और ये हमने बेसिकली, आप देखो 1 मिनट, यहाँ पे टाइप करो आप वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 फरवरी, ठीक है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस वर्ल्ड वेटलैंड डे। और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा कि भैया क्या थीम था, तो यही थीम था कि वेटलैंड्स का एक्शन क्या है फॉर पीपल एंड नेचर, दोनों के लिए, ठीक है। कि क्या एक्शंस होने चाहिए कि भैया हमारा जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, वो संरक्षित रहे, उसको हम सस्टेनेबली यूज कर सके। ऐसे ही आप देखोगे कि आप यहाँ पे जाओगे तो आपका होमवर्क क्या है कि 2021 और 2023 जो आगे आने वाला साल है, 2021 का जो बीता हुआ साल है और 2022 का तो हमने देख लिया, इन तीनों सालों के आपको वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम पता होना चाहिए कि भैया थीम क्या था, क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉप होती है, ये हर 3 साल में एक बार मिलती है, ये सारे डिसीजंस लेती है। तो इन कॉप की, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है भैया, एक तो ये है कि जो जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग एक लिस्ट देते हैं हर साल कॉप को कि भैया ये सारी साइट्स हैं जिनको हम रामसर के अंदर घोषित करना चाहते हैं। तो उनपे नजर मारना, एक्चुअली में उनको घोषित करना कि हाँ आपसे रामसर के अंदर आएंगी, रामसर लिस्ट में कहलाएंगी, तो वो काम होता है आपके कॉप का। वैसे ही आप देखोगे कि अगर कोई रामसर साइट है, ठीक है, जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया और वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज्यादा नष्ट हो रही है और ज्यादा आप देखोगे खतरे में है, जो पार्टीज है उनको और एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो वो काम भी आप देखोगे, ये जो कॉप होता है वही करता है कि वही पार्टीज को जाके, मेंबर नेशंस को जाके बताता है कि ऐसी ऐसी तकलीफ है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है, कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स लेने हैं कोई और साइट्स के लिए जो रामसर के अंदर नहीं है, वो भी आप देखोगे ये अप्रूव कर सकती है, ठीक है। अब चूंकि एक इतना बड़ा कन्वेंशन है जिसमें इतनी सारी साइट्स आती हैं, तो ये अकेले तो सारा काम कर नहीं सकता। तो ये बेसिकली 6 और संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनकी ये सहायता लेता है ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में। जैसे एक है आपका आर्द्र भूमि का इंटरनेशनल एनजीओ यानी वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एक आपका हो जाएगा IUCN, ठीक है, एक हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक हो जाएगा WWF, एक हो जाएगा वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये 6 एनजीओज हैं, 6 पार्टनर्स हैं बेसिकली रामसर कन्वेंशन को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है।
फिर हम चलते हैं बेसिकली रामसर साइट्स की तरफ कि भैया ये क्या होता है। देखो सबसे पहली बात है कि अगर इंडिया को इस कन्वेंशन का हिस्सा बनना है या किसी और देश को इस रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बनना है तो वो तभी बन सकते हैं जब वो अपने देश में से किसी एक आर्द्र भूमि को रामसर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मतलब वो उसका जो भी लिस्टिंग है वो इनको भेजेंगे रामसर कॉप को और वो फिर अप्रूव कर दे। तो एक साइट तो होनी ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट अगर आप रामसर के अंदर रामसर की लिस्ट में या रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करना चाहते हो। तो उस साइट को वो लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्ता का आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रामसर वेटलैंड या फिर रामसर साइट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो रामसर की अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स है पूरे विश्व में और 170 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में आप देखोगे ये लोकेटेड है। ठीक है, मतलब 2400 साइट्स जो है वो सारे के सारे 3-4 देशों में नहीं है, 170 देशों में लोकेटेड है। फिर एक आपकी एक और डेफिनेशन आती है, वो आती है आपकी सीमा पार रामसर साइट्स की, यानी ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स। ये क्या होती है, जैसे अपना सुंदरबन है, ठीक है, अपना सुंदरबन भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, करेक्ट है। तो आप ये देखो कि अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, याद रखना, कोई भी सीमा पार या ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ अगर कोई बन सकती है तो वो कौन सी होगी, सुंदरबन, क्योंकि उसका इलाका बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी है और कंटिन्यूसली है। मतलब आप इसको अलग अलग सुंदरबंस, बांग्लादेश में सुंदरबंस है और भारत में भी सुंदरबंस है। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप इसको अलग अलग देख रहे हो लेकिन है तो ये इकोलॉजिकली कनेक्टेड एक ही, आप देखोगे पूरा सुंदरबन फॉरेस्ट है ना। तो मतलब जब आपकी जो रामसर साइट है वो एक देश में ना होके 2 देशों में है, ठीक है, मतलब बॉर्डर शेयर हो रहा है उनके बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सीमा पार रामसर साइट यानी ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर अगर आपको, अगर देखो रामसर साइट में हो सकता है कि सुंदरबन इंडिया वाला अपने आप को अलग डिक्लेयर करे, बांग्लादेश वाला अलग डिक्लेयर करे। ठीक है, वो तो फिर बिल्कुल अलग तरीके से हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मल साइट्स का ध्यान देते हो वैसे आप दे रहे हो। लेकिन जो ट्रांस बाउंड्री साइट होती है उसमें आप इनको अलग अलग घोषित ना करके आप बोलते हो सुंदरबंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसा हुआ नहीं है पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो सुंदरबन जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों के हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अब आप देखोगे ये अलग अलग मामला नहीं है, अब आप इसमें ज्वाइंट कमेटी वगैरह बनाओगे, साथ में इसका ध्यान रखोगे, ठीक है, कोलैबोरेट करोगे इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये फर्क होता है आपके ट्रांस बाउंड्री साइट्स में। ठीक है, फिर अगर हम रामसर साइट्स की शुरुआत करें तो मैंने आपको बोला 1971 में आप देखोगे पहली बार इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 फरवरी को। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो पहली साइट थी जिसको आप देखोगे रामसर का दर्जा मिलता है वो 1974 में ऑस्ट्रेलिया में कुबोर्ग पेनिनसुला करके है, वहां पे बेसिकली इसका आपको पहली साइट मिलता है। फिर आप देखोगे सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पे है, वो है यूके में, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया अगर मैं देखूं जो साइट्स के अंदर कवर हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो है आपका बोलीविया में। ठीक है, तो क्योंकि बोलीविया आप देखोगे कंट्री वाइज अगर आप देखो तो उसमें इतना सारा हिस्सा तो आपने रामसर के अंदर ही ले लिया, तो हार्डली आप देखोगे 20% हिस्सा भी नहीं होगा जो खाली पड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि भैया आपका ज्योग्राफिकल एरिया कितना था या आपका आप देखोगे शहर कितना बड़ा है या स्टेट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपकी जो रामसर साइट है, ठीक है, वो कितना, उसमें कितना एरिया आ रहा है। तो बोलीविया में ऐसा एरिया सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है, नंबर बोलो 1 2 3 4 टाइप्स, तो वो आप देखोगे सबसे ज्यादा यूके में है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे फिर मेक्सिको आता है यूके के बाद। ठीक है, तो ये आपका रामसर साइट्स का या रामसर साइट्स का थोड़ा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो कई बार ऐसे ही आपसे एक एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। फिर आता है कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको किसी साइट को रामसर से हटाना हो, जरूर थोड़ी कि जिंदगी भर उसको रामसर साइट का दर्जा दे के रखोगे। तो उसको हम बोलते हैं कि कैसे आप किसी चीज को डिलीट करोगे अपनी लिस्ट से, ठीक है, कैसे उसको हटाओगे। तो अगर आपको हटाना है लिस्ट से तो सीधी सीधी बात ये है कि भैया आप पहले हटाने के कुछ कारण होते हैं जो एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उन्हीं कारणों के अंदर ही आप किसी साइट को हटा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आपका कोई नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, तब आप देखोगे आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपने किसी चीज को रामसर साइट को डिस्ट्रॉय किया है तो आपकी ड्यूटी है कि भैया हम उसको कॉम्पनसेट करें और हम दूसरी जगह भी आप देखोगे रामसर साइट मतलब बना के दें, या दूसरी जगह जितना यहाँ पे नष्ट हुआ है उसका जितना भी पैसा बनता था वो हम दूसरी जगह पे खर्च करें। ठीक है, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि आप देखोगे ये जो क्राइटेरिया है आपने अच्छी अच्छी भाषा में डायरेक्टली रामसर कन्वेंशन में लिखे हुए हैं, तो कोई भी इनका मिसयूज नहीं करता है। तो इसलिए आपको दिखेगा कि आज तक कोई भी रामसर साइट ऐड होने के बाद डिलीट नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर आता है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये क्या होता है भैया? एक तो मैंने आपको बताया कि वो होते हैं रामसर साइट, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्ता रखने वाले आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इस रामसर साइट के अंदर ही सपोज करो इंडिया में 75 साइट्स हैं, ठीक है, जो रामसर का दर्जा लेके बैठी है। इसमें से ही कुछ 2 साइट्स हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, जो रिस्क पे है कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिसमें आप देखोगे उनके जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि पूरी की पूरी रामसर साइट को ही नष्ट कर दें, ठीक है। तो उनको फिर आप देखोगे हम एक अलग से रजिस्टर होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, उसमें जाके उनका नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे आप देखोगे कि इंडिया में एक्चुअली 1993 में सबसे पहले इसमें चिलिका लेक गया था, क्योंकि आपको पता है चिलिका लेक क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, वो एक लगून है जो उड़ीसा में है। तो उसमें क्या होता है, समुद्र का पानी आता रहता है, ठीक है, और उस वजह से वो लगून टिका हुआ है। लेकिन जैसे आप देखोगे इसका रास्ता ब्लॉक हो गया क्योंकि मिट्टी विट्टी जम गई, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो लगून नष्ट हो जाएगा। तो चिलिका लेक जो था बेसिकली सबसे पहले वो इसके अंदर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आया था, भारत से बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपका राजस्थान में केला देवी नेशनल पार्क है, केला देवी नेशनल पार्क है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी हम देखते हैं ना, तो वो वाला जो एरिया होता है वहां पे क्या है कि ये जो अपनी प्राकृतिक वो जो वीड वाली घास नहीं होती है, जो अनवांटेड घास होती है, वो उगने लग गई थी, तो उस वजह से आप देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग गई। और फिर आपका आता है यहाँ पे मणिपुर में लोकतक लेक, ठीक है, जिसमें आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क या केबुल लमजाओ नेशनल पार्क या संगाई डियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो लोकतक लेक है ना, वहां पे क्या है, वो खेती बाड़ी करने की वजह से और ये सारी चीजों की वजह से वहां पे भी आप देखोगे कि बहुत सारे इकोलॉजी में आपको चेंजेस देखने को मिल गए, जिससे वहां की जो आर्द्र भूमि थी वो खतरे में आ गई। तो इनको फिर आप देखोगे हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल रखा है। लेकिन चिलिका लेक को हमने डाला था, लेकिन उसके बाद सरकार ने वहां पे एफर्ट्स लिए, वहां से जो मिट्टी विट्टी थी वो हटा दी, अब वो लगून वापस से सही हो गया। तो इसलिए चिलिका लेक जो है वो हट चुका है इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में से। अब कौन सी 2 साइट्स है भारत की जो इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है? एक है आपका केला देवी नेशनल पार्क राजस्थान वाला, और दूसरा है आपका लोकतक लेक जो है आपका मणिपुर में, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तो आपकी बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि भैया भारत में रामसर साइट्स कितनी है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे इस इकोलॉजी वाले एनवायरमेंट वाले कोर्स का, मैंने तभी आपसे पूछा था कि कितनी भारत में आप देखोगे रामसर साइट्स है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया था 75, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भारत 75वां साल सेलिब्रेट कर रहा था अपनी आजादी का, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस का, अपनी स्वतंत्रता का, कब सेलिब्रेट कर रहे थे? 15 अगस्त 2022 को। तो पहले जितनी भी साइट्स रही हो सरकार ने और 11 ऐड करके नंबर 75 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी मैंने आपको बता ही दिया कि जो पहली, अच्छा एक तो याद रखना कि चिलिका लेक पहली साइट थी जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में गई थी, लेकिन चिलिका लेक जो थी वो पहली साइट थी, ठीक है, जिसको रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिया गया था इंडिया से। वर्ल्ड में तो आपको पता है कुबॉर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन इंडिया में पहली कौन सी रामसर साइट थी? आपकी चिलिका लेक, ठीक है। और उसी के साथ साथ चिलिका लेक के साथ साथ हमने केवल कैला देवी नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, उसको भी आप देखोगे रामसर साइट का दर्जा दिया था, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है वो पता होना चाहिए। तो आप आगे जाके पढ़ोगे स्टेट वाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप ये देखोगे जो हिमाचल प्रदेश है ना, वहां पे एक साइट है रेणुका वेटलैंड करके, वो आप देखोगे हमारे यहाँ पे सबसे छोटी रामसर साइट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा रामसर जो साइट्स हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो अभी तो पहले यूपी था, लेकिन अभी 75 होने के बाद नंबर तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं, उसके बाद आएगा यूपी जिसमें 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आपका मैंने यहाँ पे मैप बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे 64 ही है, लेकिन इसके बाद आपकी 11 और ऐड हुई है ताकि आपका नंबर 75 हो जाए। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत टफ है, लेकिन इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ही पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब घास काट लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बार आपको जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है रामसर की, मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ, ताकि आप घर पे जाके, ठीक है, अगर आपको यहाँ से पढ़ने में बोर हो रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि हम लोग कहाँ से ओरिजिनली, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, डेटा आपको कहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि आप ये देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्जाम में, वो ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट से बनते हैं, वो किसी कोचिंग क्लासेस के नोट से नहीं बनेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वो मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने नोट्स गलत बनाए हैं, उन्होंने कहीं गलत जगह से कॉपी किया है, बट पॉइंट वही है कि आप ओरिजिनल सोर्स ही लो ना डायरेक्टली, आपको अलग जगह से क्यों लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो, तो हम गूगल खोलेंगे, यहाँ पे मैंने रामसर कन्वेंशन टाइप किया इन इंडिया, तो ऐसे मेरे को एक पहला जो खुलता है वो है पीआईबी का एक लिंक, जिसमें लिखा है कि इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को रामसर लिस्ट में शामिल कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये वो PIB का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भूपेंद्र यादव जी जो हमारे मंत्रालय है एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाला, उसके बेसिकली मंत्री है ये। तो उन्होंने लिखा है कि कैसे इंडिया ने अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने ये 11 जो आपकी और साइट्स बनती है, जिसमें एक अनसुपा लेक है, यशवंत सागर लेक है, चित्रांगुड़ा बर्ड सेंचुरी है, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, थाने क्रीक है, कांजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी है, वाड़ावूर बर्ड सेंचुरी है, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, तंपारा वाला लेक है, ठीक है, हीराकुंड रिजर्वॉयर है। ये सारे 11 साइट्स हमने यहाँ पे ऐड करे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि इंडिया में टोटल आप ये देख सकते हो रामसर साइट जो है वो 75 है। और ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कितना एरिया हमारे कंट्री का इन रामसर साइट्स के अंदर आता है, लगभग 13 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अब इन्होंने बताया जो नई साइट्स है उसमें कौन सी स्टेट्स इंक्लूड है, इतना आपको पता नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ओवरऑल सारी साइट्स का एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बता रहे हैं कि इंडिया ने, मैंने बताया ना, जब साइन किया था तो आपको साइन करते वक्त ही 2 साइट्स नॉमिनेट करनी पड़ती है जो रामसर के अंदर जाएंगी। तो इंडिया ने चिलिका लेक उड़ीसा वाला और केला देवी नेशनल पार्क जो अपना भरतपुर राजस्थान में आता है उसको नॉमिनेट किया था, ठीक है। फिर 2013 तक हमारे पास 26 साइट्स थी, लेकिन 2022 में अब क्या हो गया है, 75 हमारे पास टोटल रामसर साइट्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स मैंने बता ही दिया, आपकी आती है तमिलनाडु में, उसके बाद आती है आपकी यूपी में। अब ये देखो यहाँ पे है ना, इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे वो जो 11 साइट्स आपकी डेजिग्नेट हुई है ना रामसर साइट वाली, वो उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं, उनका साइज दे रखा है और कौन सी स्टेट में आती है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने जो PIB की साइट है उसमें आपको अगर सिर्फ नाम देखने हो, कौन से साल में उनको डेजिग्नेट किया था वो देखना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया उन्होंने जो 75 रामसर साइट्स है अपनी टोटल, उसका यहाँ पे बता रखा है कि भैया अपने 1981 में 2 साइट्स थी, कौन कौन सी थी, वापस बता रही हूँ, चिलिका और केला दे। फिर 1990 में 4 आ गई, 2002 में 13 आ गई, तो ऐसे करके आप देख सकते हो टोटल नंबर कितना है, 25, ठीक है। और अब इंडिया में 13 लाख हेक्टेयर जो है वो बेसिकली रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है। अब ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ उन्होंने जो 11 नई साइट ऐड करी हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। जैसे ये टैम्परा लेक है, ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसको टम्पारा क्यों बोलते हैं, टैम्परा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द टैंप जो होता है ना, ये वहां से आता है, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे गड्ढा हो जाए और उस गड्ढे में पानी भर जाए, तो उसको ब्रिटिशर्स टैंप बोलते थे और इसलिए इसका नाम टेम्पारा पड़ गया, ठीक है। फिर आप देखोगे ये बता रहा है कि कैसे यहाँ पे बहुत सारी एल्गे की स्पीशीज हो गई, आपके फिशेज वगैरह हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गई, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे आप एक्वाकल्चर करके प्रॉपर अपना लोग खेती बाड़ी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऐसे देखो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में 75 की जो 75 साइट्स हैं, जो 75 साइट्स हैं, वो हम एक बार ऊपर से देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको PIB के थ्रू तो दिखाई दूंगी, ये आप देख सकते हो। मैं वही बोल रही हूँ, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लो क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये टैम्परा लेक पे आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे, ये रामसर कन्वेंशन को टाइप करोगे, एक तो ये PIB वाला लिंक खुलेगा जो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा आपका ये वाला आएगा ramsar.org वाला, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप देखोगे तो आपका ramsar.org खुलेगा। तो ये आपकी वेबसाइट है प्रॉपर रामसर की। यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो वर्ल्ड वेटलैंड डे पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जो रामसर साइट्स हैं इस पे क्लिक करोगे तो आपको रामसर साइट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये तो आपका COP14 जो चल रहा है उसके बारे में है। फिर ये आपका रामसर साइट्स का इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। अब इसमें देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो आप इसको रीजन कंट्री वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक इसमें आप देखोगे कि भाई उनकी डेट क्या थी, कैसा वेटलैंड है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, जैसा भी है, क्या थ्रेड्स हैं, क्या प्लान उसमें ऑलरेडी बना के अवेलेबल है, ठीक है, पिक्चर्स है या नहीं है। फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट्स हैं ये देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है। और फिर आपकी ट्रांस बाउंड्री साइट्स जो होती है, जो आपकी सीमा पार है, वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का, रीजन का, फिर उसमें भी कंट्रीज का अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही चीज है। फिर ये आपको ईयर वाइज भी बता सकते हैं कि भैया किस साल में कितनी कितनी रामसर साइट्स आपकी आई थी। अब आप ये देखो, ये आपका उन्होंने क्या कर रखा है, वर्ल्ड मैप बना रखा है, और जहां पे भी येलो डॉट है ना, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी आपकी रामसर साइट्स हैं। तो आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो आप इसको मैप को भी यूं कर सकते हो। आपने मैप को ऐसे किया, इसको जूम कर सकते हो, और जूम करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख जाएगा, ये दिख रहा है। और ये जो येलो डॉट्स है ना, देखो
कितना ब्यूटीफुल मैप है ये, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, अलग अलग रामसर साइट्स है, और हर एक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो उसका पेज खुलेगा और उस रामसर साइट के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। तो है ना अच्छा तरीका। वही मैं बता रही हूँ कि इन्फॉर्मेटिव तरीका है, इंटरैक्टिव तरीका है, इससे आपको चीजें भी लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, ये देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने बताया था ना, वहां पे क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा। ये इसकी थीम है कि भैया वेटलैंड का एक्शन है फॉर लोगों के लिए और नेचर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कुछ स्टोरीज, केस स्टडीज वगैरह जो होती हैं जहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, अब ये रामसर साइट्स की इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये इंडिया का मैप दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, जो हिस्से को जूम करना है आप वो करते जाओ, और एक एक साइट को देखो, इसको क्लिक करोगे तो आपको सुरिनसर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ऐसा नया वेब पेज खुलेगा, और यहाँ पे एक तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन सैटेलाइट वाली इमेज पे, और एक इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, ये कौन से रीजन में आता है ये मिल जाएगा। फिर इसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब इंडिया ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, किस चीज का डेजिग्नेशन लीगली दे रखा है। ठीक है, और ये इसका डेट क्या है कि जब इसको रामसर बनाया गया था, देखो 2005। इसका एरिया कितना है, इसका साइट नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपका पता है होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप ऐसे ramsar.org वाली साइट पे जाओगे, आप इंडिया का मैप थोड़ा सा जूम करोगे, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड में तो बता दिया कि 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। पहली कहाँ पे आई, फिर बोलीविया में सबसे हाईएस्ट एरिया है, लेकिन नंबर ऑफ साइट्स के मामले में देखें तो यूके सबसे आगे है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बनती थी रामसर साइट्स के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम एक पूरा सेशन लेंगे सिर्फ इंडिया की जो 75 रामसर साइट्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसमें भी हम लोग ज्यादा जोर किस पे देंगे, जो नई साइट्स आई है उनके ऊपर। ठीक है, आपका ये काम रहेगा कि आपकी स्टेट से रिलेटेड जो साइट्स आई हैं, ठीक है, आई है या नहीं है, आपकी स्टेट में जितनी भी रामसर साइट्स हैं, अब इसमें नुकसान किसको है पता है, उन स्टेट्स को जैसे यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, जहाँ पे आप देखोगे बहुत नंबर ऑफ साइट्स बहुत ज्यादा है, तो उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसी स्टेट से हो जहाँ पे एक या दो ही साइट्स, जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हो बल्ले बल्ले आपके। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आपको अपनी जो स्टेट है, ठीक है, उसमें जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इस मैप पे जाना, उन पे क्लिक करना, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ के वहां से थोड़े थोड़े नोट्स बनाने हैं। इससे आपकी स्टेट रिलेटेड जो भी रामसर साइट्स का इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा होमवर्क है, और अलग से कुछ नहीं दिया है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, और अगली क्लास में हम पूरी जितनी भी 75 साइट्स बनती हैं वो एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पिक्चर्स के साथ, मैप के साथ सब चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, और एक बार मैं बोलूंगी तो आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगी। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग, और प्लीज अच्छे से इनको देखिएगा, और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये नेक्स्ट सेशन में रामसर साइट्स खत्म कर दें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज होमवर्क करिए। ओके, बाय।